डनकर्क 1940। ब्रिटिश सेना बिखर चुकी थी। सैकड़ों हजार सैनिक फ्रांस से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ऊपर जर्मन लुफ्टवाफ के जहाज मंडरा रहे थे। माहौल पूरी तरह अफरातफरी का था। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किए अभी 2 ही हफ्ते हुए थे, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि ब्रिटिशों के सामने केवल एक ही रास्ता बचा, निकासी। जर्मन सैनिक 5 दिनों में लगभग 120 मील तक बढ़ चुके थे। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने सहयोगी देशों की योजनाओं को तहस-नहस कर दिया था। इसी समय ब्रिटिश अखबारों में एक नया शब्द उभरा, ब्लिट्जक्रिग, यानी बिजली की तरह हमला। आखिर ये ब्लिट्जक्रिग था क्या, और ये इतना सफल कैसे हुआ? इसका मूल सिद्धांत था लड़ाई को लड़कर नहीं, बल्कि विरोधी को असंतुलित करके जीतना। इंपीरियल वॉर म्यूजियम के द्वितीय विश्व युद्ध विशेषज्ञ जॉन डेल बताते हैं कि यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन युद्ध भूमि पर यह रणनीति बेहद कारगर सिद्ध हुई। इसमें दुश्मन की पंक्ति में सबसे कमजोर जगह खोजी जाती, वहां से तेजी से घुसपैठ होती और पीछे के क्षेत्रों में उथल पुथल मचा दी जाती। नतीजा यह होता कि दुश्मन लड़ने से पहले ही भ्रम और अव्यवस्था में पड़ जाता। ब्लिट्जक्रिग की जड़ें पहले विश्व युद्ध में मिलती है, जब सभी देश खाई युद्ध की जड़ता तोड़ने के तरीके खोज रहे थे। जर्मनी के लिए तेजगति वाली लड़ाई को फिर से स्थापित करना अनिवार्य था, क्योंकि वर्साई की संधि ने उसकी सेना को केवल 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया था, जबकि फ्रांस के पास लगभग 85 डिवीजन थे। इसलिए जर्मनी को नई सोच और नई लड़ाई पद्धति अपनाना ही थी। पुरानी पद्धति उसके लिए संभव नहीं थी। संख्या कम होने के साथ साथ प्रशिक्षण भी एक चुनौती था। 1930 के दशक के स्पेनिश गृहयुद्ध में जर्मनी ने फ्रांको की मदद के लिए सैनिक भेजे ताकि वे वास्तविक युद्ध का अनुभव हासिल कर सकें। टैंक रखने की अनुमति न होने के कारण वे गत्ते के मॉडलों से अभ्यास करते। सेना में हर व्यक्ति को अपने पद से एक स्तर ऊपर की भूमिका के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। एनसीओ को अधिकारी की तरह और युवा अधिकारियों को स्टाफ अधिकारी की तरह। जब 1933 में हिटलर सत्ता में आया, तब जर्मनी के पास भले सेना छोटी थी, लेकिन वो बेहद प्रशिक्षित और तेजगति वाली सेना में बदली जा सकती थी। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब सवाल था, जर्मनी ने इसे अमल में कैसे उतारा? जॉन बताते हैं कि सफल ब्लिट्जक्रिग के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी थी। पहली, गति। ब्लिट्जक्रिग का मूल मंत्र था कभी न रुकना। रुकते ही लड़ाई थकाऊ और लंबी हो जाती। केवल 15% जर्मन सेना के पास मशीन युक्त वाहन थे, लेकिन वे सब भाले की नोक की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित किए जाते। इससे कम संख्या के बावजूद जर्मनी उस खास क्षेत्र में हमेशा बढ़त पर रहता। पैंजर इकाइयां तुरंत लुफ्टवाफ से हवाई मदद बुला सकती थी, जिससे रक्षा पंक्ति में छेद करना आसान हो जाता। दूसरी, तेज निर्णय और बेहतरीन संचार व्यवस्था। जर्मन रेडियो आधारित संचार के कारण पल-पल में निर्णय बदल सकते थे। छोटे अधिकारी भी बड़े फैसले लेने को स्वतंत्र थे। वे स्थिति देखकर कुछ ही मिनटों में अपना रास्ता बदल सकते थे, जबकि फ्रांसीसी कमान में कोई आदेश आने में कई दिन लग जाते। तीसरी, दुश्मन का अति आत्मविश्वास। ब्रिटेन और फ्रांस पहली विश्व युद्ध की तरह स्थिर रक्षात्मक लड़ाई की तैयारी में जुटे थे। वे पुरानी शैली की टेलीफोन लाइनों पर निर्भर थे, जिन्हें काटते ही संचार ठप हो जाता। इसका परिणाम था पूरी कमान व्यवस्था में भ्रम और निष्क्रियता। इन सब के मेल से ब्लिट्जक्रिग अद्भुत रूप से सफल हुआ। जर्मन पैदल सेना बेल्जियम और नीदरलैंड में सहयोगियों को उलझाए रखती, जबकि तेजगति वाले टैंक आर्डेंस के कमजोर क्षेत्र से भीतर घुस जाते। दुश्मन को घेरकर वे हर मोड़ पर अफरातफरी मचा देते। डनकर्क से ब्रिटिश सेना के हटने के बाद जर्मन दक्षिण की ओर बढ़े और चंद हफ्तों में वो हासिल कर लिया जो वे पूरा प्रथम विश्व युद्ध में नहीं कर पाए थे। जून के मध्य तक वे पेरिस पहुंच गए और महीने के अंत तक फ्रांस को उसी रेलवे कैरेज में आत्मसमर्पण करना पड़ा जिसमें 1918 में जर्मनी ने किया था। लेकिन सवाल यह है, अगर ब्लिट्जक्रिग इतना कारगर था तो जर्मनी ने युद्ध क्यों नहीं जीता? इसका जवाब यह है कि सहयोगियों को केवल युद्ध में टिके रहना था। उनका उद्देश्य था युद्ध को तेज हमले की बजाय उत्पादन और संख्या की लड़ाई में बदल देना। युद्ध में गति महत्वपूर्ण है, लेकिन साधन, गोला बारूद, ईंधन, हथियार उससे भी ज्यादा। यही वजह थी कि चर्चिल चाहता था
कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध में शामिल हो, ताकि उसकी औद्योगिक शक्ति सहयोगियों को मिल सके। उत्पादनाधारित युद्ध में शुरुआती हार मायने नहीं रखती। जो अधिक निर्माण कर सकेगा वही अंततः जीतेगा। ब्लिट्जक्रिग 1941 में सोवियत संघ पर हमले के दौरान फिर प्रभावी रहा, क्योंकि सोवियतों ने फ्रांस के अनुभव से पर्याप्त सबक नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध रक्षात्मक हो गया और सहयोगियों की उत्पादन शक्ति बढ़ती गई, ब्लिट्जक्रिग अप्रभावी होता गया। 1944 में बैटल ऑफ द बुल्ज के अंतिम प्रयास के बावजूद ये रणनीति जर्मनी को हार से नहीं बचा सकी। जो कारक ब्लिट्जक्रिग को शुरू में आवश्यक और सफल बनाते थे, वही बाद में अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि सहयोगियों ने इनका असरदार जवाब खोज लिया था। इसके बाद जर्मनी के पास सिर्फ हार टालने की कोशिश बची थी, जिसमें वो धीरे धीरे असफल होता गया।